हेलो व्यूवर्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बेस्ड है एक गेम पे। और गेम है हमारा अल्फ़ाबेट फॉलिंग गेम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अल्फ़ाबेट नीचे की ओर फॉल हो रहे हैं और उन अल्फ़ाबेट को हमें जल्दी से कैच करना है। और इसी गेम पे पूरा बेस्ड है मेरा ये आज का वीडियो। और मैं आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से इस गेम को आप डिज़ाइन करेंगे, क्या कोड करेंगे और इसका क्या लॉजिक है, किस तरह के आप इसमें अपने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे। इन पूरी चीज़ों को पूरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम है दोस्तों सौमित्र देवनाथ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल में विजिट करें, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। आपको अपने काम से रिलेटेड बहुत सारे एक्सेल से रिलेटेड वीवीए कोडिंग, बेसिकली आपको बहुत सारे एक्सेल फाइल जो डाउनलोडिंग लिंक मैंने रिलेटेड वीडियो के लिंक पे मैंने दे दिया है, आप एक बार जाके देखिए। आपको वहाँ पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिल्कुल भी देरी न करते हुए। तो दोस्तों, अब जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे इंटरफेस देख पा रहे हैं वो मेरा अल्फ़ाबेट फॉलिंग गेम का इंटरफेस है ना। तो मैं अब एक डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस गेम को खेलेंगे। ठीक है, राइट साइड में आप देख पा रहे हैं मोड मैंने सेट किया हुआ है, कंपटीशन मोड है। 2 राउंड के लिए मैंने सेट किया हुआ है, यानी कि कंपटीशन मोड यानी 2 प्लेयरों के बीच में ये गेम होगा। तो सबसे पहले मैं गेम को प्ले अगर करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि P1 यानी प्लेयर 1 का गेम चालू हो गया है। अल्फ़ाबेट नीचे की ओर ड्रॉप हो रहे हैं, जिसे मुझे लास्ट डाउन का जो एक स्टेज है वहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे सबको कैच करना होगा एक तरह से। तो अगर आप कैच कर लेते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि राइट साइड में स्कोर बोर्ड लिखा हुआ प्लेयर 1 प्लेयर 2। लेकिन ये पहला प्लेयर का जो गेम था वो एक पॉइंट वो मिस हो गया है ना। एक अल्फ़ाबेट वो कैच नहीं कर पाया तो मिस द चांस हो गया, यानी कि इस बार प्लेयर 1 को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं। अब फिर से मैं अगर प्ले गेम करता हूं तो प्लेयर 2 का गेम चालू हो गया। अब प्लेयर 2 भी ट्राई में है कि किसी तरह से पूरे अल्फ़ाबेट को वो नीचे ड्रॉप होने से पहले वो कैच कर ले, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। मिस द चांस आपका मैसेज आया है, यानी कि 2 राउंड के लिए जो गेम मैंने प्ले किया था दोनों ही प्लेयरों ने कोई भी अंक हासिल नहीं किया, यानी एक तरह से टाइम में बोल सकता हूँ, जो कि मैसेज आप देख पा रहे हैं। तो गेम सिंपल है, अल्फ़ाबेट आपके ड्रॉप होंगे, नीचे की ओर गिरेंगे। आपको सबसे ज़मीन तक यानी कि जो फर्श तक पहुंचने से पहले, लास्ट लाइन तक पहुंचने से पहले उन्हें कैच करना होगा, है ना। और सभी अल्फ़ाबेट अगर आप कैच कर लेते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो गेम सिंपल है। और इस सिंपल गेम को किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे एक्सेल में, जैसे कि एक्सेल में बना हुआ है, तो किस तरह से हम कोड करेंगे, क्या इसका एल्गोरिदम हम इस्तेमाल करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों एक ब्लैंक शीट पे हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस गेम के लिए हम किस तरह से कोड करेंगे और किस तरह से हम अपने गेम को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर इस सीट पे मैं राइट क्लिक करूँगा और व्यू कोड करूँगा। तो मैं इस सीट पे ही मैं कोड लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस की काफ़ी वीडियो में बताया है, आप कोड 2 जगह लिख सकते हैं, या तो पर्टिकुलर इंडिविजुअली सेपरेटली इस सीट पे लिख सकते हैं जो कि मैं अब लिख रहा हूँ, या फिर अलग से आप मॉड्यूल इंसर्ट करके भी आप कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं ये पर्टिकुलर इस सीट पे ही कोड लिखता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने ऑलरेडी सब रूटीन सब्जेक्ट मैंने दे दिया है अल्फ़ाबेट फॉलिंग गेम। मैं इस गेम को 3 स्टेज में आपको कोड करके बताऊंगा। 3 स्टेज यानी सबसे पहले हम कैरेक्टर को प्लेस करना मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम कैरेक्टर को प्लेस करेंगे। अगर आपको याद होगा कि मेरे गेम में सबसे पहले मैं जो अल्फ़ाबेट है उसको मैं प्लेस कर रहा हूँ, टोटल 10 अल्फ़ाबेट मैं प्लेस कर रहा हूँ और उनको फिर मैं नीचे की ओर मूव कर रहा हूँ।
और मूव होते साथ ही मैं उन कैरेक्टर्स को, जिन जिन कैरेक्टर्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आपके डिलीट होते जा रहे हैं। तो मैं 3 स्टेप में इससे मैं कोड करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं कैरेक्टर को प्लेस करना बताऊंगा, उसके लिए कोड बताऊंगा। सेकंड में कैरेक्टर को मूव करने के लिए कोड लिखूंगा। थर्ड में आपका कैरेक्टर को डिलीट करने का मैं कोड बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर प्लेस। ठीक है, तो कैरेक्टर को सबसे पहले हम सीट पे कैसे प्लेस करेंगे, तो उसके लिए मैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, उसके लिए मैं विथ फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, विथ एंड विथ। ठीक है, विथ किसके साथ जाएगा, विथ जाएगा एक्टिव सीट। अभी जो सीट पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा एक तरह से एक्टिव सीट है। ठीक है, तो एक्टिव सीट शेप्स डॉट ऐड शेप ब्रैकेट स्टार्ट। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब मैं जो अल्फ़ाबेट लिखूंगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे शेप, स्क्वायर शेप को मैं प्लेस करूँगा और उस स्क्वायर शेप में मैं अल्फ़ाबेट को लिखूँगा। ठीक है, तो मैं पहले शेप को मैं इंसर्ट करूँगा। तो ऐड शेप क्या रहेगा, मैं रेक्टेंगल शेप को मैं प्लेस करूँगा। तो रेक्टेंगल शेप को प्लेस करने के लिए आर्गूमेंट जो होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसमें 4 आर्गूमेंट होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कि किस तरह के शेप का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, शेप टाइप होता है। सेकंड आपका लेफ्ट, यानी कि आपका जो ये स्क्रीन है ये लेफ्ट साइड से, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जिसको मैं बोलूँगा, लेफ्ट साइड से आपका कितने मार्जिन में आप उसे प्लेस करना चाहते हैं। और थर्ड आर्गूमेंट आपका टॉप, ऊपर से आप कितने हाइट से आप उसे प्लेस करना चाहते हैं। और उस शेप का विड्थ और हाइट क्या होगा उसे आपको देना होगा। यानी कि टोटल 4 आर्गूमेंट है, चारों आर्गूमेंट को देना होगा। तो टाइप में मैं इस्तेमाल करूँगा रेक्टेंगल शेप। तो रेक्टेंगल शेप का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 होता है। या तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल कीजिए या तो शेप का नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि MSO शेप रेक्टेंगल को भी मैं लिखूँगा तो भी आपका रेक्टेंगल शेप इसमें प्लेस हो जाएगा आपके शेप में। लेकिन मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं दूंगा, मुझे पता है कि 1 नंबर आपका रेक्टेंगल शेप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। और लेफ्ट यानी कि आपका सीट पे लेफ्ट से का जो मार्जिन है, लेफ्ट से आप कितने दूरी पे आप उस शेप को प्लेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एटलीस्ट 50 जो रहेगा, लेफ्ट साइड से आपका 50 के मार्जिन में मैं इसे प्लेस करना चाहता हूँ। टॉप में भी मैं अगर 50 दे देता हूँ तो टॉप में से भी वो 50 में प्लेस हो जाएगा। उस रेक्टेंगल शेप का विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए, तो मैं इसे दे देता हूँ 40 विड्थ हो और 40 आपका हाइट हो। ठीक है, अब इस शेप को मैं प्लेस करके दिखाता हूँ, इस कोड को ही रन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से रन होगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक इसे सुधार लेते हैं, ऐड शेप। ओके, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करके दिखा रहा हूँ कि ये क्या करेगा। जैसे ही मैंने इसे रन किया, आप सीट पे देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट हो गया है। तो यानी इस कोड का काम ये था कि एक रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट करना था। ओके, यहाँ तक ठीक है। इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब शेप को इंसर्ट करने के बाद कुछ चीज़ें मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा। क्या, उसे आप ध्यान दीजिए। जैसे कि शेप का नेम, मैं पर्टिकुलर शेप का नेम भी मैं देना चाहता हूँ, तो इसे मैं S1 दे देता हूँ। ठीक है, ओके। शेप का नाम मैंने दे दिया S1। अब नेक्स्ट देते हैं हम कि उस शेप में मैं कैरेक्टर को भी तो ऐड करना चाहता हूँ, अल्फ़ाबेट को भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो कौन सा अल्फ़ाबेट, तो उसके लिए अल्फ़ाबेट को ऐड करने के लिए आपको डॉट टेक्स्ट फ्रेम डॉट कैरेक्टर्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये ओके, सही है। इज इक्वल टू, अब जो हमारा शेप है, शेप में कैरेक्टर को ऐड करने के लिए मुझे डॉट टेक्स्ट फ्रेम में कैरेक्टर ऐड करना है। क्या कैरेक्टर ऐड करना है, कैसे करना है, उसके लिए मुझे VBA फंक्शन कैरेक्टर, जिसमें
मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना के लिए मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करके मुझे देगा न्यूमेरिकल वैल्यू को। लेकिन कैसे देगा, इसे थोड़ा सा सीट में समझिए, मैं आपको सीट में समझाता हूँ। पर्टिकुलर सीट में अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है CHAR। इस पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कौन से कैरेक्टर चाहिए, मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए। तो अल्फ़ाबेट जो है आपका 65, जैसे कि मैंने 65 न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, उसे मैं अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट करूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि 65 कैरेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद मुझे A प्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरह से अगर मैं Z लिखना चाहूँ तो मैं अगर Z लिखना चाहूँ तो 65 प्लस 25 90, तो 90 अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँ तो मुझे Z मिलेगा। यानी कि जो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू 65 से लेकर 90 तक मुझे अल्फ़ाबेट मुझे कैरेक्टर अगर मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ कैरेक्टर में तो मुझे 65 से लेकर 90 तक के वैल्यू को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे मैं लिखूँगा, यानी कि यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा। तो जैसे मैं 65 देता हूँ, ध्यान दीजिएगा 65 मैंने दिया। CHR ध्यान दीजिएगा, अगर आप वर्कबुक में लिख रहे हैं फॉर्मूला को तो CHR आपको लिखना होगा, और अगर आप VBA में लिख रहे हैं तो CHR। तो दोनों स्पेलिंग में चेंजेस है, तो ध्यान दीजिएगा। तो CHR का इस्तेमाल करना होगा आपको VBA बोर्ड में CHR। अब मैं 65 यानी मुझे A अल्फ़ाबेट को मैं प्लेस करूँगा उस शेप पे, है ना। इसे मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया आप ध्यान दीजिएगा कि शेप के साथ मेरा A अल्फ़ाबेट भी उसमें आ गया, ठीक है। यहाँ तक ओके। मैं और इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट मैंने लिख लिया, ओके। उसी तरह से मैं फॉन्ट साइज के लिए यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम द कैरेक्टर डॉट फॉन्ट डॉट साइज इज इक्वल टू मैं फॉन्ट साइज कितना दे दूँ, फॉन्ट साइज अभी तो फ़िलहाल दे देते हैं 14, ठीक है। फॉन्ट साइज चाह रहा हूँ 14। अब मैं फॉन्ट को बोल्ड भी करना चाहता हूँ, फॉन्ट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, ओके। बोल्ड भी करना चाहता हूँ, और फॉन्ट का कलर भी मैं देना चाहता हूँ, फॉन्ट डॉट कलर में RGB कलर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, RGB। तो RGB में क्या दे दें, अभी फ़िलहाल 0,0,0 तीनों ही कलर रेड ग्रीन ब्लू अभी 0 दे देते हैं, ओके, ठीक है। और अब मैं इन सभी कोड को रन करके दिखाता हूँ एक बार, है ना। एक साथ मैं अब इसे रन करता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, सबसे पहले शेप उसने इंसर्ट किया रेक्टेंगल शेप, फिर उसने कैरेक्टर उसमें प्लेस किया A। फॉन्ट का साइज मैंने 14 दिया, ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 14 है। और बोल्ड भी है ये ऑटोमेटिक, हाँ। और कलर मैंने ब्लैक का इस्तेमाल किया है, अभी तो ब्लैक भी हुआ था, यानी सभी कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ शेप में आपका अल्फ़ाबेट मुझे विजिबल हो, बाकी ये शेप बैकग्राउंड में ना दिखे मुझे, मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है। तो इसके लिए मुझे शेप को इनविजिबल भी करना होगा, है ना, ताकि सिर्फ मुझे अल्फ़ाबेट दिखे। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे डॉट फिल डॉट ट्रांसपेरेंसी इक्वल टू 1, ट्रांसपेरेंसी ओके, हाँ। फील्ड डॉट ट्रांसपेरेंसी 1 का मैं इस्तेमाल करूँगा, ओके। इसे भी एक बार रन करके देख लेता हूँ परफेक्ट वर्क करता है कि नहीं। या आपका जो शेप
जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन बॉर्डर को भी मुझे हटाना है। तो इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा डॉट लाइन डॉट विजिबल इक्वल टू MSO फॉल्स का इस्तेमाल मैं करूँगा। ठीक है, इसे भी मैं रन करके दिखाता हूँ एक बार। जी हाँ, अब परफेक्टली आपका सिर्फ अल्फ़ाबेट विजिबल हो रहा है जो मैं चाह रहा था। ठीक है, अब लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, तो इस तरह से मैं टोटल 10 अल्फ़ाबेट को मैं प्लेस करना चाहता हूँ। तो 10 अल्फ़ाबेट को प्लेस करने के लिए मुझे 10 शेप का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सभी कोड को मैं 10 टाइम चलाऊँगा फॉर लूप के थ्रू। फॉर इक्वल टू 0 to 9, टोटल 10 टाइम ये लूप चलेगा आपका। ठीक है, तो फॉर i इक्वल टू 9 रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और 1 की जगह पे मैं इसे i से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हर शेप का अपना अलग अलग इंडिविजुअली नाम हो। ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं जो शेप ले रहा हूँ, शेप तो रेक्टेंगल है, ठीक है, लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट पोजीशन सभी शेप का 50 नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग रेंज पे होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन यानी कि मैं यहाँ पे जो शेप प्लेस करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि 50 से लेकर 500 का जो रेंज है इस बीच पे वो प्लेस करें। ठीक है, और जो टॉप है, टॉप आपका 50 ओके, 40 और 40 ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो कैरेक्टर मैं प्लेस कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है हर शेप पे मैं एक अल्फ़ाबेट का तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो अलग अलग अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर भी मैं वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन, यहाँ पर भी मैं 65 से लेकर 90 तक के कैरेक्टर में से वो रैंडमली कोई भी कैरेक्टर को पिक करके वो शेप में प्लेस करता जाएगा। ये भी ठीक है, ओके। इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइज भी हर शेप में आपका जो अल्फ़ाबेट है, हर शेप में उसका भी साइज डिफरेंट होगा। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर भी रैंड बिटवीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो साइज़ रहेगा 14 to 40 रहेगा। ओके, ठीक है, ओके। वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन 14 to 40 के बीच में आपका साइज वो रैंडमली चूज़ करेगा। बोल्ड होगा, ठीक है। रह गया अब कलर भी मैं रैंडमली यूज़ करना चाहता हूँ, हर अल्फ़ाबेट का अलग अलग कलर। इसके लिए भी मैं रैंड बिटवीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहला रेड के लिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो रैंड बिटवीन फॉर्मूला में यहाँ पे मैं इसे i से कनेक्ट करूँगा। i इंटू आई होगा, जो भी i की वैल्यू रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दूसरे से स्क्वायर हो जाएगा। वो वहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक 200। ओके, ठीक है। रेड कलर। ग्रीन कलर के लिए मैं i इंटू आई का सिर्फ इस्तेमाल करूँगा। और ब्लू कलर के लिए मैं सेम रेड कलर का ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन 300 तक, ठीक है ना। अब दोस्तों इसे रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने रन किया, आप देखेंगे टोटल 10 कैरेक्टर डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट कलर के साथ आपका सीट में प्लेस हो गया है। ध्यान दीजिए, ये डिफरेंट साइज़ के हैं। जैसे ए का साइज़ थोड़ा छोटा है, बी का थोड़ा बड़ा है, एम का साइज़ डिफरेंट है, सी का छोटा है ना। तो ये डिफरेंट साइज़, डिफरेंट और डिफरेंट लोकेशन पे ये प्लेस हुए हैं।
ठीक है। तो कैरेक्टर प्लेस का जो कोड है यानी कि आपका ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके ठीक है यहाँ तक। अब हम चलते हैं कैरेक्टर मूव कराना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन कैरेक्टर को मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट कर देते हैं। ओके, अब कैरेक्टर को मूव कराने के लिए जाहिर सी बात है सभी कैरेक्टर का एक नाम हमने दिया है जो कि कनेक्टेड है आई से, यानी कि आई S0 से लेकर S9 तक टोटल 10 कैरेक्टर का नाम है। हमें इसी नाम के थ्रू अब कैरेक्टर को टारगेट करते हुए मूव कराना है। कैसे कराएंगे इसे आप ध्यान दीजिए। फिर से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सेम आप आई वेरिएबल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर लूप में इनिशलाइज हो रहा है आई की वैल्यू। जैसे यहाँ पर 0 भी इनिशलाइज हो रहा है, ऊपर भी 0 इनिशलाइज हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वेरिएबल ले सकते हैं। अब हमें पर्टिकुलर जो आपका शेप है उसे टारगेट करना होगा। शेप टारगेट कैसे करना होगा, यानी कि एक्टिव सीट डॉट शेप्स। शेप्स क्या, हमारा शेप का नाम SI है, ठीक है। इसमें मैं मूव कराने के लिए मुझे इंक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट क्या, इंक्रीमेंट टॉप। इंक्रीमेंट टॉप इज इक्वल टू इंक्रीमेंट टॉप करूँगा। तो मूव कराने के लिए मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे टोटल सभी अल्फ़ाबेट को मूव कराना है, लेकिन मूव सभी अल्फ़ाबेट सेम स्पीड के साथ मूव नहीं कराना मुझे। हर कैरेक्टर का अपना एक अलग अलग स्पीड होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन, यानी कि जो मूवमेंट है मैं 0.1 से लेकर 1 रखूँगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मैं पर्टिकुलर एक एक शेप को टारगेट करूँगा, उसमें इंक्रीमेंट करूँगा, है ना। इंक्रीमेंट जो होगा वो 0.1 से लेकर 1 होगा, इस बीच में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन सभी शेप के लिए अलग अलग इंक्रीमेंट होगा ताकि उनकी स्पीड सेम ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। ओके, तो इसे भी एक बार रन करके देखते हैं हम, ठीक है। और इस इंक्रीमेंट को देखने के लिए मुझे यहाँ पे डू इवेंट्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि स्क्रीन अपडेट हो और हमें वो विजिबल हो, मूव होता हो वो विजिबल हो, ठीक है। इसे मैं अब रन करता हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है दोस्तों। एक्टिव सीट डॉट शेप्स SI 0 इंक्रीमेंट टॉप, यानी कि यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। फिर से शेप को डिलीट करना होगा। सभी शेप को पहले मैं डिलीट करता हूँ और अब फिर से मैं रन करता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे सभी कैरेक्टर थोड़े से नीचे की ओर मूव हुए हैं। आपको मैं ये फिर से करके दिखाता हूँ। मूव हुए हैं। ये मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। मूव करने के लिए डू वाइल लूप का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। डू वाइल, मैं n एक वैल्यू लूँगा, वैल्यू जो कि चलेगा 300 तक, है ना। और नेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे होगा लूप, ओके। और जो n की वैल्यू है n इक्वल टू n+1 होगा, ठीक है। ये डू वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि n की वैल्यू 300 से नीचे है, 300 से नीचे है ना। तो इसे मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या गड़बड़ हो गया, फिर से कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या गड़बड़ है, यहाँ पे डू वाइल ओके n <300, ठीक है। और यहाँ पे ये ओके i की वैल्यू यहाँ बोल रहा है ना, i की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे सभी शेप को टारगेट कैसे करेंगे, सभी शेप यानी कि
यहाँ पे मुझे लगता है फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं आप। फॉर i इक्वल टू 0 2 2 9, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं नेक्स्ट। चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। डू वाइल, ये देखिए दोस्तों, आपका जो अल्फ़ाबेट है अब नीचे की ओर मूव हो रहा है। मूव कब तक होगा? जब तक कि n की वैल्यू लेस देन 300 रहेगा, है ना, तब तक ही मूव होगा। यानी कि हमारा जो 25 रो है यहाँ तक का आपका जो x और लेंथ है आपका 300 है, ये रेंज, ठीक है। ये आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं इसे। ये कैरेक्टर प्लेस हुआ और अब वो मूव हो रहा है। कब तक मूव होगा? जब तक कि n की वैल्यू आपका 300 से नीचे, तब तक वो मूव होता रहेगा, ठीक है। और हर कैरेक्टर आपका टारगेट हो रहा है, यहाँ पे हर कैरेक्टर आपका टारगेट हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए कि हर एक डू वाइल के अंदर आपका फॉर लूप आपका 9 टाइम चलेगा। हर डू वाइल लूप में हर कैरेक्टर पे वो मूव करेगा। मूव करने के लिए मैंने यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल किया, जो कि 0.1 से लेकर 1 तक का इंक्रीमेंट करेगा सभी शेप में आपका, ठीक है। इसे थोड़ा सा जमा लेते हैं दोस्तों, है ना। इसे थोड़ा सा जमाने के लिए नेक्स्ट, ओके, इसे थोड़ा सा सेट कर देते हैं। डू वाइल लूप, ओके, यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यानी ये आपका जो कैरेक्टर मूव का कोड भी सही वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये बार बार मुझे कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि टॉप में हम कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए सीधा सीधा कोड रन करेंगे। कोड क्या रहेगा? फॉर लूप रहेगा, नेक्स्ट रहेगा, क्या रहेगा? एक्टिव सीट डॉट शेप डॉट आई, ओके। डिलीट करते हैं, ठीक है। सीधा सीधा हम टॉप में इसे डिलीट करते हैं, है ना। बार बार मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटो डिलीट होगा। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए जो पिछला जो अल्फ़ाबेट थे वो पहले डिलीट किया, फिर उसके बाद कैरेक्टर को सभी को प्लेस किया, है ना, सभी अल्फ़ाबेट प्लेस किया, फिर वो मूव कर रहा है, ठीक है। फिर से ये मैं रन करता हूँ। जो लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसे डिलीट भी हो रहा है और नया आपका अल्फ़ाबेट स्क्रीन पे आपका सीट पे प्लेस हो रहा है और वो मूव भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक का कोड आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है, ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? हाँ, अब हम आते हैं कैरेक्टर डिलीट। कैरेक्टर डिलीट से मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम क्या था कि कैरेक्टर को मूव करें और 300 एक लेंथ मैंने दे दिया है, 300 तक पहुंचने के पहले तक हमें सभी कैरेक्टर को डिलीट करना है ना। तो डिलीट कैसे होगा? डिलीट करने के लिए आप माउस एरो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपका माउस एरो अल्फ़ाबेट पे आएगा वो अल्फ़ाबेट आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हमें माउस पॉइंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है उसके लोकेशन को भी ट्रैक करना होगा। वो ट्रैक कैसे होगा उसे अब आप देखिए। अब दोस्तों मैं अब कुछ लाइनों को यहाँ पे मैं अब पेस्ट करूँगा। ध्यान दीजिएगा मैंने कुछ लाइनों को यहाँ पे पेस्ट किया है। ये क्या लाइन है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, है ना। इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि ये कौन सी लाइन है। इसे स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। हमारा अब जो मेन वर्क है कि हमारा माउस एरो को कैसे ट्रैक करेंगे, है ना। माउस एरो को ट्रैक करने के लिए मैंने टॉप में कुछ लाइनों को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है और एक्चुअली मेरा जो माउस
एरो का जो ट्रैकिंग होगी वो यहाँ पे इन तीनों लाइनों के थ्रू होगा। यानी कि हमारा जो दो वेरिएबल है ई एक्स और ई वाई, ये आपका माउस एरो के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को स्टोर करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर होगा ये पूरे दोनों फॉर्मूला के थ्रू आपका, ठीक है। और ये फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू मैं लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे आप टॉप में देख पाएंगे कि इस वैल्यू के थ्रू आपका वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में पुट हो रहा है ना। और ये मैं आपको बता दूँ दोस्तों जानकारी के लिए कि मेरा इससे पहले का कुछ एक वीडियो है जिसमें मैंने माउस एरो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। उस वीडियो में मैंने पूरी तरह से डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया है कि आप एक्सेल सीट में किसी भी माउस एरो, एक्सेल सीट में माउस एरो के कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे। तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, तो सबसे सजेशन ये है कि सबसे पहले उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए, तभी आपको इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आएगा कि किस तरह से मैं माउस एरो के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने ऊपर में यहाँ पे कर्सर पॉइंट है ना, मैंने पॉइंट कर्सर का इस्तेमाल किया है, कुछ वैल्यू को मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ फार्मूला के थ्रू, और एक्चुअल में मेरा ये फार्मूला वर्क कर रहा है माउस एरो को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। डू व्हाइल लूप के थ्रू हमारा जो गेट कर्सर पोजीशन है, यानी कि डू व्हाइल हर लूपिंग में आपका कर्सर पोजीशन अपडेट होगा। कर्सर पोजीशन अपडेट होते साथ ही आपका ई एक्स और ई वाई, ई एक्स यानी कि आपका जो माउस एरो का एक्स कोऑर्डिनेट्स और ई वाई यानी माउस एरो का वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, तो ये दोनों ही वेरिएबल पे आपका एक्स और वाई पोजीशन आपका अपडेट होता जाएगा। और अब इस एक्स और वाई वैल्यू का इस्तेमाल हम आगे कैसे करेंगे उसे आप देखिए। उसे करने के लिए मुझे यहाँ पे मैंने कुछ लाइनों को यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया। इफ कंडीशन का इस्तेमाल क्या किया है, ई वाई हमारा क्या है, कर्सर का वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट्स को मैंने माइनस किया है आपके शेप के टॉप पोजीशन से। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। जब हमारा माउस एरो किसी अल्फ़ाबेट के टॉप पे आएगा, तब अल्फ़ाबेट का जो टॉप और लेफ्ट वैल्यू है वो आपका मैच करेगा आपके माउस एरो के एक्स वाई कोऑर्डिनेट से। और जब वो मैच होगा तब ये माना जाएगा कि हाँ, हमारा अल्फ़ाबेट के ऊपर अपना कर्सर है और वो अल्फ़ाबेट आपका ऑटो डिलीट हो जाएगा, है ना। इसे कैसे करेंगे, उसे करने के लिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है, इफ़ ई वाई आपका माउस एरो का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट्स और आपका जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट का जो टॉप वैल्यू है वो आपका जब दोनों मैच होगा, मैच करने के लिए एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों ही वैल्यू को मैं माइनस कर दे रहा हूँ। एक आपका अल्फ़ाबेट की वाई कोऑर्डिनेट्स और आपका माउस एरो को वाई कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों को माइनस करने से वैल्यू आपका अगर 0 आता है तो एक्यूरेट वो उस अल्फ़ाबेट के ऊपर आपका माउस एरो है। लेकिन जब आपका कैरेक्टर मूव होता है तब आपका माउस एरो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं आ पाता है। तो जिसके लिए मैंने क्या किया कि दोनों वैल्यू को माइनस किया है, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो अगर लेस देन 2 है, यानी कि मैं 1.9 का मार्जिन में रखा हूँ ताकि आपका माउस एरो कम से कम 1.9 के ऊपर नीचे की वैल्यू में भी आ जाए तो एक्सेप्टेबल होगा कि हाँ, आपका जो माउस एरो है किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स, दोनों ही वैल्यू आपका वाई कोऑर्डिनेट्स आपका टॉप वैल्यू से मेज़र होगा
और आपका माउस सेटअप का एक्स कोऑर्डिनेट्स आपका अल्फ़ाबेट के लेफ्ट वैल्यू से मैच होगा। अगर दोनों ही वैल्यू अगर सिमिलर है, काफ़ी करीब है, 1.9 का मैंने मार्जिन रखा, काफ़ी करीब है, 1.9 से कम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर रहा हूँ तो इसके पूरे होल वैल्यू को मैं ABS में कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि ये वैल्यू आपका माइनस में ना जाए, इस वजह से मैंने होल वैल्यू को ABS से कैलकुलेट किया ताकि वो माइनस में ना हो, ठीक है, और वो मेजर कर सके 1.9 से बिलो है करके, है ना। अगर ये दोनों ही कंडीशन एक्स और वाई के दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू होते हैं तो वो क्या करेगा, उस स्पेसिफिक शेप को डिलीट करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक शेप को डिलीट करेगा। यानी कि ये दोनों ही वैल्यू अगर, है ना, स्पेसिफिक शेप को डिलीट करेगा, वो स्पेसिफिक शेप कौन सा होगा, चूज अल्फ़ा। चूज अल्फ़ा यानी कि मैं यहाँ पे अब एक लाइन को मैंने फिर से पेस्ट किया है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, चूज़ अल्फ़ा। चूज़ अल्फ़ा में मैंने रैंड बिटवीन फार्मूला का इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने 0 to 9 वैल्यू को रैंडमली कोई भी एक नंबर को वो स्टोर करेगा चूज़ अल्फ़ा में। यानी कि मैं ये मान रहा हूँ कि 0 से लेकर 9 तक मेरा जो शेप है उसमें से मैं किसी भी शेप, जो पर्टिकुलर शेप है जो मूव हो रहा है, मूव होते साथ ही आपका ये मेज़र होगा, है ना। मेज़र करने के लिए कि पर्टिकुलर मेरा कौन से शेप में वो आपका माउस एरो है, वो उसके लिए मैं यहाँ पे इस चूज़ अल्फ़ा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूज़ अल्फ़ा वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पर्टिकुलर उस शेप को टारगेट करेगा और उस शेप को डिलीट करेगा। ये हर डू वाइल लूपिंग के साथ पर्टिकुलर एक एक शेप को वो चूज़ करेगा। यहाँ पे अब मैं कुछ और लाइनों को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अब इस फॉर लूप का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन अब चेंज हो गया है, ना। सिचुएशन अब चेंज हो गया, चेंज क्या हो गया है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले तो मैं ये फॉर लूप को मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको मैं बेटर से समझा सकूँ, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फिल्टर फंक्शन का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपका शेप जब डिलीट होता जाएगा तो ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सा शेप एग्जिस्ट करता है और कौन सा शेप एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि चूज अल्फ़ा के थ्रू मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टॉप में मैंने शेप नेम एक एरे फंक्शन का इस्तेमाल किया, एरे का इस्तेमाल किया हुआ है 0 से 9, है ना। यहाँ पे 0 से 9 तक का जो एरे है उस पर मैं चूज़ करूँगा कोई सा भी 0 से लेकर 9 नंबर, ओके, चूज़ अल्फ़ा, और ये फिल्टर करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है यानी एग्जिस्ट, यानी कि मैं हर शेप डिलीट के साथ, जब शेप डिलीट होगा तो मैं यहाँ पे हर शेप का जो एरे वैल्यू है वो मैं नील करता जाऊँगा, ताकि जो शेप इस्तेमाल होता जाएगा उसकी वैल्यू, वो शेप इस्तेमाल यानी कि वो शेप जब डिलीट होता जाएगा तो उस शेप की वैल्यू, एरे वैल्यू 0 होता जाएगा, नील होता जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा, इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँगा मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, और यहाँ पर भी एंड इफ़ होगा क्योंकि टॉप में मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने एक्चुअली पूरे कोड को मैं समझा रहा हूँ। जब डू वाइल लूप ये चलेगा तब कर्सर पोजीशन की वैल्यू को भी वो अपडेट करेगा। फिर चूज़ अल्फ़ा आपका अल्फ़ाबेट को चूज़ करेगा, 0 से 9 हमारा अल्फ़ाबेट का जो नाम मैंने दिया है वो चूज़ करेगा। वो अल्फ़ाबेट आपका फ़िल्टर के थ्रू ये चेक करेगा कि वो अल्फ़ाबेट आपका सीट पे एग्जिस्ट करता है यानी सीट पे है या नहीं। अगर वो सीट पे है तो वो इफ़ कंडीशन के थ्रू आगे वो बढ़ेगा और उस पर्टिकुलर
शेप को वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो शेप ये भी चेक करेगा कि वो शेप के ऊपर आपका माउस एरो है या नहीं। माउस एरो अगर है तो वो शेप को डिलीट करेगा और उस शेप नेम को, जो कि आप टॉप में देख रहे हैं शेप नेम मैंने एरे दिया हुआ है, हर शेप का अपना अपना नाम है, उस शेप नेम को वो नील करेगा। तो इस तरह से ये लूप आगे बढ़ेगा और बढ़ते जाएगा और ये हर शेप नेम को वो नील करते जाएगा। नील कब करेगा? जब हमारा माउस एरो उस शेप पे होगा, वो डिलीट होगा, है ना। तो और डू वाइल कब तक चलता रहेगा? वो इस सम फंक्शन के थ्रू ये चलता रहेगा। सम यानी कि शेप नेम, ये पूरा शेप का जो टोटल है अगर वो 0 के बराबर नहीं है, 0 कब होगा? जब पूरे शेप आपके इस्तेमाल हो जाएंगे तब वो 0 होगा। अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो लूप चलता जाएगा, यानी कि 0 के बराबर नहीं है यानी कि कोई ना कोई अल्फ़ाबेट आपके सीट पे है ना। अगर नहीं है तो वो 0 से के बराबर होगा और ये लूप से एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो डिलीट वाला पोर्शन है ये आपका काम करेगा, है ना। तो यानी कि मूव और डिलीट वाला जो सेक्शन है ये आपका एक साथ वर्क करेगा। ठीक है, और मैं एक बार आपको पूरा कोड दिखाता हूँ एक बार। मैं आपको एक्चुअल कोड दिखाता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये है असल में एक्चुअल कोड। देखिए यहाँ पे सेम है जो मैंने लिखा था, है ना। यहाँ पर डू वाइल लूप का इस्तेमाल हुआ है, कर्सर पोजीशन चेक हो रहा है, अल्फ़ाबेट को चूज़ किया और वो अल्फ़ाबेट को फिर फिल्टर किया वो अल्फ़ाबेट है या नहीं। अगर है तो वो अल्फ़ाबेट में इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट होते होते वो ये भी चेक करेगा कि आपका वो अल्फ़ाबेट के ऊपर आपका कर्सर है या नहीं। कर्सर है तो वो डिलीट करेगा और उसकी वैल्यू को वो नील करता जाएगा एरे में नील करता जाएगा। और डू वाइल लूप कब तक चलते जाएगा? जब तक आपका उस एरो की वैल्यू 0 ना हो जाए, नील करते जाएगा। और जब वो पूरी तरह से 0 हो जाएगा तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ। ये लूप जैसा हमने लिखा था सेम वही है। मैंने टॉप में ऑन एरर रिज्यूम फंक्शन का इस्तेमाल किया है। ऑन एरर रिज्यूम आपका एरर को हैंडल करेगा, जिसकी से आपका ये जो फंक्शन है, ये जो पूरा कोड है आपका परफेक्ट वर्क करेगा। इसे मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ। देखिए आपका ये परफेक्ट वर्क कर रहा है, ध्यान दीजिए, है ना। देखिए परफेक्ट वर्क कर रहा है। मैसेज भी मैंने डाल दिया इसमें सेम उसी तरह से। और इस कोड के थ्रू ही आपका गेम जो है डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गेम पूरी तरह से डिज़ाइन हुआ है यहाँ पे, है ना। और एक्चुअली ये बैकग्राउंड में जो येलो पार्ट है मैंने क्या किया है कि इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया है। मेरा जैसे कि मेजरमेंट था 300 तक का एरिया था, मैंने उतना एरिया मैंने कलर कर दिया है। आप चाहे तो ऐसे ही इसी तरह से बैकग्राउंड को कलर कर दीजिए और एक बॉर्डर बना लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। साइड में आप स्कोरिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि हम यहाँ पे मैंने स्कोरिंग के लिए भी अलग से दिया हुआ है। और मोड भी आप चेंज कर सकते हैं, फन मोड है या फिर कंपटीशन मोड है, आप दोनों मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और ये किस तरह से स्कोरिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया है, कैसे नंबरिंग हो रहा है, इसमें कैसे पॉइंट्स आएंगे, इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है, तो इस वीडियो में उतने बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। आप पिछले वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से स्कोरिंग का भी कर सकते हैं आप। तो सिंपल सा गेम है, प्ले गेम कीजिए, कंपटीशन मोड है। माउस एरो को अल्फ़ाबेट तक ले जाइए और उसे नीचे तक ड्रॉप होने से पहले आप चूज़ कीजिए, है ना। चांस मिस हो गया आपका। ओके, तो इसी तरह से आप इस गेम को इजीली खेल सकते हैं। मैं इस गेम का फाइल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे फ्रीली डाउनलोड करके आप इस गेम को खेल सकते हैं। आज का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए और आइडियाज़ के साथ।
नए एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।